Nara, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gehrwar. So once again I am back with my new video. So today I am going to continue the another topic of bone marrow cancer. So जो मैंने आपको 3 types of bone marrow cancer बताए थे, उसमें से मैं फर्स्ट बता चुकी हूँ मल्टीपल मायोलोमा. सेकेंड मैंने ल्यूकेमिया आपको प्रीवियस वीडियो में अपना एक्सप्लेन किया था. एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेनिंग द थर्ड टाइप ऑफ बोन मैरो कैंसर एंड दैट इज लिम्फोमा. तो आज मैं आपको लिम्फोमा के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और थोड़ी सी डिटेलिंग के साथ मैं आपके साथ में वो सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगी जो इम्पॉर्टेंट है एंड जो जानना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो लिम्फोमा क्या होता है. लिम्फोमा एक वो कैंसर होता है जो हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है या वहाँ पर पाया जाता है. क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम पे होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम पे होने से हमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और क्या कैसे ये डायग्नोज होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके होने का कारण होता है, ये क्यों होता है, क्या इसमें कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी आती है या इसका कोई डायग्नोसिस होने के बाद हम कितने टाइम तक इंसान अलाइव रह सकता है और बाकी कितनी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, किस फेज पे हो सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्क्रॉलिंग इट एट ऑल. बिकॉज जब आप स्क्रॉल कर देंगे तो बीच बीच में जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ की कुछ समझ में आएगी. सो इट्स बेटर टू सी द वीडियो टिल द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि लिम्फोमा जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है. ये वो कैंसर होता है जो WBC के ऊपर अटैक करता है क्योंकि WBC ही हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी देती है. ये एक तरीके से फाइटर बनती है. साथ ही साथ में ये हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है किसी भी डिसीज से, किसी भी ऐसे पैथोजन से लड़ने में हमें मदद करता है जिससे हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह बढ़ सकते हैं. तब ये जब लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है उसके बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है. सो लिम्फेटिक सिस्टम जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें स्प्लिन हुआ, आपके नेक में पेन होता है, साथ ही साथ आपके जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है एंड साथ ही साथ बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी नोटिस किए जाते हैं. वैसे तो जो लिम्फोमा के सिम्टम्स हैं वो जनरली एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर किसी को कभी भी नॉर्मली लग सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो लिम्फोमा ही हो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ इट हैज़ दैट symptoms and other person also have that symptoms so it is a lymphoma cancer. ऐसा नहीं है. Every disease have their own initiation process and then to the termination process. तो जो भी इसका initiation फिर elongation जो termination होता है उसका एक अलग बेसिस ऑफ ग्रोथ होता है. क्या होता है कि जब चीज़ें WBC अच्छे से बनती थी, हमारी बॉडी में WBC बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वो आउट ऑफ ग्रोथ होने लगती है एंड उस ग्रोथ की वजह से कैंसर सेल बनने लगते हैं, बल्कि वो सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन पहुंचाते हैं. जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर WBC बनाने लगती है उसके बाद में उसको हम लिम्फोमा कहते हैं. सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम हो गया. It attacks on lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है, साथ ही साथ इसमें WBC अफेक्ट होता है, अफेक्ट होती है. लिम्फोमा कितने टाइप के होते हैं? लिम्फोमा 2 टाइप्स के होते हैं. इन 2 टाइप्स के लिम्फोमा में हम 2 चीज़ें नोटिस करेंगे. जैसे ये टाइप्स हैं वैसे ही इनका अपना एक अलग फेस है होने का. सबसे पहले हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की. ये टाइप 1 है एंड सेकंड है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. जब हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की तो दोनों में काम यही होता है कि दोनों में अच्छा खासा ये चीज़ बढ़ी हुई होती है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये होती है कि क्योंकि कैंसरस सेल्स होती है तो हर एक इंसान की बॉडी की कैपेबिलिटी अलग होती है, रेजिस्टेंस पावर अलग होती है, इम्यूनिटी पावर अलग होती है. क्योंकि कैंसर की वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपके अंदर नेचुरली इम्यूनिटी बचती ही नहीं है
ऑल आर मेडिकेटेड होती है, सबकी सब जितनी भी आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, इट जस्ट थ्रू ऑल दी मेडिकेशन नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका ये फायदा हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में सबसे ज़्यादा ये कैंसर ले जाता है। अगर हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में, तो ये होता है लेट एडल्टहुड में, दैट इज फ्रॉम 60 एज टू 80 एज, यानी सबसे ज्यादा मेंस को होती है। मेंस आर कॉमन देन वुमेन्स, वुमेन से ज्यादा ये मेंस में होती है। साथ ही साथ में जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये थोड़ा सा अर्ली एडल्टहुड पे हो जाता है। ये अर्ली एडल्टहुड पे हो जाता है एंड दैट इज 30 to 60। एंड अगर ये 30 to 60 एज पर नहीं भी हो तो इसके बाद में ये होगा, अगर होना होगा तो होगा 65 प्लस एज पे। एंड अगेन ये भी सबसे ज्यादा मेंस में होती है, वुमेन्स में नहीं होती। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें मेंस में और वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन डिसीज में क्यों? बस एक छोटा सा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो ये है क्योंकि मेल्स के अंदर हॉजकिन जो है बहुत ज़्यादा बनता है, हॉजकिन सिंड्रोम ज़्यादा बनता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है। इस वजह से इनके अंदर इस चीज़ की होने की लिम्फोमा हॉजकिन या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है एंड वुमेन के साथ ही प्रोबेबिलिटी में रहता है, बट इनके साथ ही पॉसिबिलिटीज़ में रहता है। साथ ही साथ में जब ये हॉजकिन सेंडिस की बात आती है, जब ये सब चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं उसके बाद में अगर ये चीज़ें आपके एक एज पर सपोज, क्योंकि हमने एक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि जैसे हमने देखा था कोविड में कि जिन लोगों का हार्ट प्रॉब्लम है या जिसको डायबिटीज़ है, जहाँ पे वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या अदर जितनी भी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ वाले होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है ऑलरेडी करप्टेड, वो ऑलरेडी करप्टेड है, तो वो इजीली किसी भी डिसीज से फाइट नहीं कर सकता। सिमिलर टू दैट, उसी तरीके से इसमें एज 60 to 80 में जो हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी नेचुरल इम्यूनिटी तो होती नहीं है, सो ऑल आर द मेडिकेशन पर्पस। लेकिन लिम्फोमा एक ऐसी डिसीज है जो अगर सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो वो सही तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो पेशेंट आफ्टर डायग्नोसिस एटलीस्ट फॉर 5 years अलाइव रह सकता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल सी ये एक हो कि किसी को भी हो सकता है। इन 1 लाख ऑफ पीपल्स देयर वाज अराउंड 3 या 4 लोगों को होगा उनमें से, तो इसका ये रेशियो रहता है होने का। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये होती है तो एडल्ट्स को होती है, बच्चों में कम होती है। साथ ही साथ बात करती हूँ कि WBC में होता है, तो WBC से ऐसा क्या इस पर असर पड़ता है। सबसे पहली बात, WBC में जब ये होता है तो क्योंकि WBC हमारे सेल्स में इन्फेक्शन से लड़ने के में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एज वी ऑल नो दैट, तो उसके बाद में वो B सेल्स भी बनाता है एंड T सेल्स भी बनाता है। जब वो B सेल्स और T सेल्स बनाता है तो B सेल्स क्या करता है, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और T सेल क्या करता है, जैसे वॉचमैन होते हैं ना जो हमारे हर एक एक्शन पर निगरानी रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सिमिलर टू दैट जो T सेल्स हैं वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो ये चेक करते हैं कि क्या एंटीबॉडीज ने किसी भी अनहेल्दी पैथोजन को डिटेक्ट किया या नहीं, किसी भी सेल्स को जो कैंसरस सेल हो या कोई भी सेल हो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि नहीं, वो उसका काम करते हैं। तो WBC क्या बनाता है, WBC मेड B सेल्स एंड T सेल्स। तो B सेल्स का काम क्या है, वो काम है एंटीबॉडीज बनाना, एंड T सेल्स का क्या है, हमारी सिक्योरिटी, जैसे हमारे सिक्योरिटी अंकल बहन हमारे ध्यान रखते हैं कि कोई आना जाना किस तरीके का, एक सेफ गार्ड की तरह हमारे साथ रहते हैं, उसी तरीके से T सेल्स एक सेफ गार्ड का काम करता है। और वो काम करता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का जो काम है, क्या वो डिस्ट्रॉय कर रहा है अनहेल्दी
सेल्स को या नहीं, डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर इस पर नज़र नहीं रखेगा तो हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया। सो आई एम नॉट पॉइंट आउट एनी वन, बट जस्ट है ना एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। साथ ही साथ जब बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाता है, टी सेल जब इसको ऊपर सेफ गार्ड की तरह काम करता है, चेक करता है, तो उसी बीच में एक ये प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि जब पेशेंट्स को ये डायग्नोज होता है तो वो होता कैसे है। उसमें बहुत सारे उनके एग्जामिनेशन प्रोसेस होते हैं। जब उन एग्जामिनेशन प्रोसेस में ये कन्फर्म होता है कि ये कैंसर है, क्योंकि अगर हमने सिम्टम्स देखे थे पहले तो उन सिम्टम्स में हमने कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे थे जो रेगुलर से चीज़ें हैं जिन पर हम बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान देते हैं और हमेशा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये कन्फर्म किससे होता है कि हाँ वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट कैंसर प्रॉब्लम, दैट इज फ्रॉम द पैट। पैट एक पॉलीस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन का एक प्रोसेस होती है जो ही कंफर्म करती है दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। सो मैं फिर से इसके कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ विच इज अ गुड बेनिफिशियल फॉर यू। तो सबसे पहले मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ। तो सिम्टम्स में आता है इचिंग, swelling on spleen, lymph nodes and armpits। साथ ही साथ में फैटिग्यू, कफ एंड एपेटाइट का लॉस हो जाना। एपेटाइट का लॉस हो जाना एंड साथ ही साथ में नाइट स्वेटनिंग, पसीना आना, इचिंग होना, स्वेलिंग होना, फैटिग्यू, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड साथ ही साथ में लम्स होना, लम्स ऑन स्प्लीन और एनी अदर बॉडी पार्ट्स। इसके जो सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पैक्टफुल सिम्टम्स होते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो होता है एक तो लम्स, जो हम जिसे हम गांठें बोलते हैं। अगर वो किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी आपको लगता है दैट्स इम्पोर्टेंट टू चेक इट वो। एंड सेकंड आपका लॉस ऑफ एपेटाइट। ये तो इसलिए हैं क्योंकि हमारी बॉडी को जब इम्यूनिटी चाहिए होती है, इम्यूनिटी का सोर्स क्या है, हमारा डाइट। एंड अगर हम डाइट नहीं लेंगे तो बॉडी में इम्यून सिस्टम कहाँ से आएगा। जब हम डाइट के ही लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, ऑलरेडी फील लाइक दैट वी आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, बट आपने कुछ खाया नहीं है, तो एपेटाइट आपकी लॉस हो रही है, तो दैट मीन्स समथिंग वाज रॉन्ग इनसाइड योरसेल्फ। तो इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑन लिम्फ नोड्स 3, ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसको अपने कैंसर सेल्स पर ध्यान रखने के लिए। अब बात आती है कि ये तो हो गए सिम्टम्स, अब इनका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर विच मेक्स लिम्फोमा कैंसर। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जिसको जेनेटिकली किसी के इनहेरिट भी हो सकती है, बिकॉज एक जेनेटिकल इनहेरिटेंस वाली ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि जेनेटिक्स आते हैं। तो सबसे पहले जो कॉजिंग का कारण होता है इसका वो होता है जेनेटिकली इनहेरिट कैंसर। सेकेंड होती है कि आप किसी भी तरीके के इम्यूनोडेफिशिएंसी से आपने डायग्नोज किया हो, लाइक HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड साथ ही में आपका ये इनहेरिटेंस हुआ, आपका HIV हुआ, या फिर आपने रिसेंटली आपने कोई ट्रीटमेंट आपका कैंसर से जुड़ा रहा हो टू कैंसर, ये हो सकता है। एंड लास्ट
वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम। तो इस वजह से भी ये कारण कॉजिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो जब जेनेटिकली इनहेरिटेंस होगा तो भी प्रॉब्लम है, HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी है या फिर कोई भी अदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो भी प्रॉब्लम है। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है कैंसर का, उससे भी इसका हो सकता है कि क्या होता है ना कि जब कोई माइनर सा भी ट्रीटमेंट कैंसर बेस्ड लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन हो जाता है बॉडी में, बिकॉज आप किसी भी एक हार्मफुल डिसीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो इंटर रिलेट करे किसी भी अदर पार्ट से, किसी भी अदर प्रॉब्लम से, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा अफेक्ट आने लगता है। एंड लास्ट इज वीक इम्यून सिस्टम। अगर हमारा लिम्फोसाइट पे ही अटैक होगा, जो हमारी बॉडी का मेन फ्रंट लाइन फाइटर है, लिम्फोसाइट्स ही एक वो पार्ट है या एक वो सिस्टम है जो हमेशा हमारी बॉडी के फ्रंट लाइन पर रह के इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। तो अगर यही वीक हो जाएगा तो एक चांसेस तो होने के हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? डायग्नोस करने के बहुत सारे अब टेक्निक्स हो गए हैं जो अवेलेबल हैं, जिसके वजह से कंफर्म हो जाता है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दी कैंसर। सो हम पहले बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में जो पहला आता है डायग्नोसिस में एक तो सेल ब्लड काउंट, दैट इज CBC। सेकेंड होता है आपका CT स्कैन, फिर होता है आपका PET, दैट इज अ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। यही होता है जो ये कंफर्म करता है दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। PET, MRI दैट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजोग्राफी, ये भी एक मेन पार्ट होता है पता करने के लिए। आपका बायोप्सी होती है लम्स की, अगर आपको कहीं भी लम्स फॉर्मेशन हुआ है तो बायोप्सी ऑफ लम्स की होगी। साथ में ही जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं या फिर जो आपके स्प्लिन है उसकी बायोप्सी हो सकती है, और लिम्फोसाइट्स बायोप्सी। एंड इसके साथ में ही अगर हम बात करें कि और क्या क्या इसमें हो सकते हैं, देखिए सेल ब्लड काउंट में आपके ब्लड काउंट क्या है वो चेक हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है ब्लड सेल्स आपके सही फॉर्म हो रही हैं कि नहीं, WBC सही है कि नहीं, प्लेटलेट सही है कि नहीं। मेन ये इसलिए होती है ताकि आपके ओवरऑल बॉडी का रिव्यू मिल जाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है देन देयर वाज कंफर्म दैट समथिंग इज वेंट रॉन्ग इनसाइड द बॉडी। CT स्कैन होता है, ये इमेजिनरी कंफर्म कर देता है। PET तो है ही कैंसर के लिए, इसी से ही कंफर्म होता है दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। एंड MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी रेडिएशन में होती है, पूरी बॉडी की तरह एक्सरे हो जाता है, उसमें हर एक पार्ट माइनर से लेकर माइनर चीज भी क्लियर हो जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी का मतलब होता है कि जो भी आपका लम्स है उसको निकाल के उसके पूरी एक जांच की जाती है उस कैविटी की थ्रू द इंजेक्ट आउट। उसको जब जांच होती है, जब उसमें पता चलता है दैट व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इट इज, व्हाट काइंड ऑफ द पैथोजन इन्वॉल्व इन दिस, आफ्टर दैट देयर वाज अ मेडिकेशन इट स्टार्ट। एंड ये 100% हमेशा बेस्ट आपको रिजल्ट देती है विद द पॉइंट ऑफ व्यू आपका मेडिकेशन। एंड इससे जब लिम्फोसाइट्स का एंड इसका बायोप्सी होती है तो इससे भी बहुत सी चीजें क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि जो बॉडी का मेन डिफेंस सिस्टम है जब वही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बैक फुट पे चला जाए तो उसको फ्रंट फुट पे लाने के लिए आपको बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, और जब ये करेक्ट हो जाएगा तो ये फ्रंट फुट पे फिर आपको बचा के रखेगा। तो ये डायग्नोसिस होती है। अब बात करती हूँ मैं लास्ट पॉइंट की, एंड वो है ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमा कैंसर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने बहुत टाइम से देखा है कि हमने कीमोथेरेपी, आपका इम्यूनोथेरेपी, बायोथेरेपी, टारगेट सेल, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, एंड साथ ही साथ अब एक और थेरेपी आई है दैट वाज अ CRB, दैट इज फॉर ओनली द WBC। इज इट क्लियर कि WBC ने कैंसर सेल को किल किया कि नहीं? तो ये उसी के लिए होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ने ही एक तरीके से कैंसर की ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग की है। देन रेडिएशन, रेडिएशन के बाद आता है आपका
इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के बाद आता है सॉरी इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन और केमोथेरेपी। इसके बाद आता है आपका बायोप्सी। अगर इस सेल को ही वो निकाल देंगे, एक कैंसरस सेल को निकाल देंगे, देन सब चीजें वेल हो जाती हैं। उसके बाद में टारगेट सेल हुआ। टारगेट सेल के बाद आपका हो गया स्टेम सेल, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव टेक्निक है, जो मैंने अपने प्रीवियस में बताया था। कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पर बनाऊं। एंड हाँ, वन पॉइंट ऑल्सो आई वांट टू ऐड, कॉज होने का कारण एक और होता है लिम्फोमा में, दैट इज दैट यू रिसेंटली हैव एनी सेल और ऑर्गन प्लांटेशन इन योर बॉडी। अगर आपने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है तो वो भी एक तरीके का एक कारण होता है इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने का, क्योंकि हमारी बॉडी में एक MHSC कॉम्प्लेक्स होता है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये एलएलएस को मैच करके ही हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट होते हैं। अगर वो एलएलएस मैच नहीं करते तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हमें बहुत ही ज्यादा थ्रेटफुल लाइफ देती हैं। सो नाउ बैक टू द पॉइंट, ट्रीटमेंट। सो टारगेट सेल, स्टेम सेल, बायोप्सी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन। एक और ट्रीटमेंट है, वो है CBR ट्रीटमेंट, जो ये पता करता है कि हमारे WBC ने सेल्स को किल किया कि नहीं, कैंसरस सेल को। तो ये उसके लिए होता है, टू किल कैंसर सेल. So these are the treatment. So hence I made you to know about the 3 types of bone marrow cancer, and I hope you like the whole information which I have shared with you. So इस तरीके से मैंने आपके तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर किए हैं विद देयर प्रॉपर सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने में समझ में आई हो। तो बिकॉज मैंने बहुत ही इजीली क्राइटेरिया से आपको समझाने की कोशिश की है, सो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली टू। So at last I would like to say, please keep watching my videos, keep sharing my videos, and please subscribing my channel, subscribe my channel, so because all your 3 factors give me more factors to work. So at last I would like to say that keep safe, keep smiling and have a positive vibes, because COVID is coming back. So अपनी रेसिस्टेंस पावर, इम्यून पावर को बूस्ट कर लीजिए एंड अपना ध्यान रखिए। We'll meet you next video, so stay tuned. Bye. Thank you so much.